देखो अभी तक अपन लोग सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर चुका, एक पेज में लिखा था ना अपन, उसी के थ्रू रिवीजन करता है। तो तुम लोग क्यों नहीं लिखा? ये भगवान, हम सांस लेने के लिए भी नहीं बोल रहे यहाँ आने के बाद, फिर भी तुम लिए जा रहे, रोक के रखो। हम बोलेगा सांस कब लेना तब लेना। वाह, हमको आता है, पूरा बुक याद किया हुआ है मेरा, तुम लोग के लिए। तुम लोग को लिख के रखना चाहिए कि रिवीजन जब करोगे तो कैसे करोगे। एक होता है कि पूरा पेजेस हम लोग बार बार घुमाते हैं, और एक होता है सिर्फ एक पेज खोला और सारा टॉपिक को रिकॉल करने का कोशिश किया। ठीक है, साथ साथ में लिखते रहो और अपन रिवाइज भी करता है। अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या था? It is an art of identification of financial transactions which can be measured in terms of money, includes recording, classifying, summarizing, analyzing and interpretation and communication हो गया। Analyzing and interpretation एक साथ है। अच्छा मेरे को ये बताओ, रिकॉर्डिंग लेवल पे अपन क्या करेगा? जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स बनाएगा। क्लियर है? सब्सिडियरी बुक्स कितना तरह का होता है? 8 तरह का होता है। कौन सा होता है? कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, जर्नल प्रॉपर। ठीक है, कैश बुक में अपन क्या रिकॉर्ड करेगा? ऑल दी कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश आना और जाना। ठीक है, क्या बैंक के ट्रांजेक्शन भी अपन कैश बुक में लिखेंगे? यस, बैंक इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू कैश। अरे आजकल तो सब कोई गूगल पे, जी पे इसी से करते हैं ना, वही तो हमारे लिए कैश है। कौन कैश कैरी करता है? हार्ड कैश। फटाफट जी पे किया, यूपीआई किया, पेमेंट हो जाता है एंड हम लोग रिसीव भी करता है। सो बेसिकली कैश बुक में कैश मतलब एक्चुअल कैश एंड इवन बैंकिंग ट्रांजेक्शन भी कैश बुक में ही रिकॉर्ड होता है। तो हम लोग कैश बुक क्यों बनाता है? ये पेज में अपन ने ऐसा बनाया था तो इधर लिख लेता है कैश बुक क्यों बनाता है? To record all the cash transactions of business। इसके लिए अपन कैश बुक बनाएगा। इसका मतलब इफ कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ तो क्या वो हम लोग कैश बुक में लिखेगा क्या? नहीं लिखेगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब जो उधार में, या उधार में हमने बेचा है या फिर उधार में खरीदा है। ठीक है, उधारी वाला कोई भी काम कैश बुक में नहीं होगा। सेल्स बुक क्यों बनाएगा अपन? क्रेडिट में सेल्स। यस, दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि सेल्स बुक में सिर्फ क्रेडिट सेल्स आता है। वाई सेल्स बुक में वाई ओनली क्रेडिट सेल्स, नॉट कैश सेल्स? क्यों नहीं? क्योंकि कैश बुक में चला जाएगा कैश सेल्स। तो सेल्स बुक क्यों बनाता है? टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल ऑफ, क्रेडिट सेल किसका? गुड्स का। कभी कभी हम लोग हमारी बिजनेस का एसेट भी बेचता है। ठीक है, कभी एसेट पुराना हो गया, खराब हो गया, उसको बेच देता है। लेकिन कोई जान पहचान वाले को बेचा है तो बोलता है अच्छा ठीक है अगला हफ्ता पैसा दे देगा हम आपको। वो तो क्रेडिट सेल्स हो गया ना, राइट? तो यहाँ पे क्रेडिट सेल ऑफ एसेट नहीं आता, क्या आता है? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। उसके बाद में परचेज बुक क्यों बनाता है? यस, जब भी मुंह से बोलो तो ऐसे बोलो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स एंड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। कि जब अपन बोले समझे तब लेमन लैंग्वेज में समझ लो, बट एग्जाम में तो प्रेजेंट करना पड़ेगा ना, तो वो वर्डिंग्स को बार बार बोलो, रिदम में आ जाएगा अपने आप। ठीक है, तो परचेज बुक क्यों बनाते हैं हम लोग? टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स
इसका मतलब इफ आपने क्रेडिट में एसेट खरीदा है वो आएगा क्या, वो यहां नहीं आएगा। जैसे कि बिजनेस के लिए मशीनरी खरीदा, एसी परचेज किया, बट वो क्रेडिट में खरीदा है तो वो यहां रिकॉर्ड नहीं होगा। ये चीज क्लियर है। बाकी सेल्स रिटर्न में सेल्स रिटर्न ट्रांजेक्शन हो जाएगा, जो भी हमने गुड सेल किया और हमारा कस्टमर हमें रिटर्न कर दे तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्स रिटर्न। ठीक है, सेल्स रिटर्न को और एक नाम बोला जाता है, सेल्स रिटर्न को और एक नाम से भी बोलते हैं अपन, रिटर्न इनवर्ड बुक, रिटर्न इनवर्ड बुक, रिटर्न इनवर्ड आ रहा है ना हमारे पास, इसलिए रिटर्न इनवर्ड बुक। क्लियर है। परचेज रिटर्न बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे, जो गुड्स हमने परचेज किया है उसको जब रिटर्न करते हैं वो रिकॉर्ड करेंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, सेल्स रिटर्न बुक में कैश सेल्स रिटर्न वाला एंट्री होगा या क्रेडिट सेल्स रिटर्न वाला? यस, बिकॉज देखो तुमने किसी कस्टमर को कैश में गुड सेल किया, ठीक है, कैश में पैसा दिया और गुड्स दे दिया, अब उसको समझ में नहीं आया, फिर वो गुड्स डिफेक्टिव निकला तो वो हमें रिटर्न करेगा, तो हम उसको क्या बोलेगा, अच्छा ठीक है तुम रिटर्न कर दिया, अब 1 हफ्ते बाद पैसा लेके जाना, ऐसा थोड़ी बोलेगा। वो बोला जब हम खरीद के गया था आपसे तो आपको तुरंत पैसा दिया ना, अब रिटर्न कर रहे हैं तो आपका क्या फर्ज बनता है, तुरंत पैसा दो, फिर तो कैश ट्रांजेक्शन हो गया, तो मेरा कहाँ रिकॉर्ड होगा, कैश बुक के अंदर में, राइट। तो सेल, हाँ सब कुछ कैश से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन हो, जितना भी कैश आया हो, जितना भी कैश गया हो बिजनेस से, सारा का सारा कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। क्लियर है। तो यानी सेल्स रिटर्न बुक एंड परचेज रिटर्न बुक में मेरा क्रेडिट सेल्स रिटर्न और क्रेडिट परचेज रिटर्न ही आएगा, बिकॉज इफ कैश है वो तो कैश बुक में चला गया। परचेज रिटर्न बुक का और एक नाम क्या हो सकता है, रिटर्न आउटवर्ड, यस, रिटर्न आउटवर्ड बुक। क्या होगा, रिटर्न आउटवर्ड बुक, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जा रहा है तो आउटवर्ड, और हम लोग रिटर्न कर रहे हैं तो रिटर्न, सो रिटर्न आउटवर्ड बुक। एक बात बताओ मुझे, सारा सब्सिडियरी बुक समझ में आता है, ये जर्नल प्रॉपर में फिर क्या रिकॉर्ड करेंगे, मिसलेनियस, एग्जांपल बताओ मेरे को। जैसे कि कोई चाय पीनी है ऐसा कुछ खर्चा हुआ तो वो तो कैश पे करेगा तुम, वो तो कैश बुक में चला गया। यस, परचेज ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट, उसके लिए तो कोई बुक बनाया नहीं हमने, तो वो ट्रांजेक्शन मेरा कहाँ आ जाएगा, जर्नल प्रॉपर। एग्जाम्पल, परचेज और सेल ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट। और कोई ट्रांजेक्शन बता सकता है? लास्ट क्लास में हमने एक डिस्टिंग्विश पढ़ा था, क्या था वो, एकदम लास्ट टॉपिक। यस, किसका अकाउंटिंग होता है, ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट, दोनों में से किसका अकाउंटिंग करते हैं अपन, दोनों में से एक ही होना है। ट्रेड क्या था, चलो फिर से बताओ, ट्रेड डिस्काउंट क्या था, ट्रेड डिस्काउंट क्या था, मैंने बोला था हम एक कॉपी खरीदने गया तब, हाँ तो बल्क में परचेज करने जाते हैं तो वो सामने वाला प्राइस ही कम कर देता है ना, तो जो रिड्यूस प्राइस है उससे बिल बनता है, तो इसका मतलब ट्रेड डिस्काउंट का कोई अकाउंटिंग नहीं होता है। क्लियर है। तो जब भी आप बिजनेस में डिस्काउंट देते हो ना, तो डिस्काउंट के लिए कोई बुक बनाया ही नहीं, वैसे कैश बुक में हो सकता है डिस्काउंट का एंट्री, ठीक है, तब वो हम लोग जर्नल प्रॉपर में दिखा देगा। अब सुनना और एक एंट्री, बैड डेट्स, एक नया टर्म हम लोग सीख रहा है, बैड डेट्स। क्या होता है बैड डेट्स, जर्नल प्रॉपर के अंदर ही है। हाँ जर्नल प्रॉपर का एक एग्जांपल लिखा मैंने, बैड डेट्स।
लिख लिया ना वो। बैड डेब्ट्स क्या होता है? एक नया टर्म सीख रहा है हम लोग, बैड डेब्ट्स। देखो नया टर्म आया ना, उस टर्म को, मीनिंग को, मतलब वो वर्ड्स जिससे बना है उसको ब्रेक करने का कोशिश करो। बिजनेस में डेटर कौन होता है? जिससे हम लोग को पैसा लेना है, यानी हमने गुड्स क्रेडिट में सेल किया है। द पर्सन टू हुम गुड्स वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट इज नोन एज डेटर। ट्रेड रिसीवेबल कौन होता है? ट्रेड रिसीवेबल किसको बोलते हैं? डेटर को ही ट्रेड रिसीवेबल्स बोलते हैं। डेटर को कभी कभी डेटर बोलता है कोई बिजनेसमैन, कोई बिजनेसमैन उसको ट्रेड रिसीवेबल बोलता है। ट्रेड का मतलब धंधा किया हमने, माल बेचा और उससे पैसा लेना है। रिसीवेबल मतलब लेना है, तो बेसिकली डेटर को ही ट्रेड रिसीवेबल्स बोला जाता है। क्लियर है? तो क्रेडिटर को और एक नाम क्या होगा उसका? ट्रेड पेबल्स। ध्यान में रखना। क्लियर है? पेबल्स, क्योंकि हमने उससे ट्रेड किया, अब हम लोग को उसको पैसा देना है। बेसिकली हमने उससे गुड्स खरीदा, उसको पैसा चुकाना है, तो दैट इज ट्रेड पेबल्स। क्लियर है? डेटर को ट्रेड रिसीवेबल्स भी बोलते हैं एंड क्रेडिटर को ट्रेड पेबल्स भी बोलते हैं। डेटर को शॉर्टकट बोल दूं, शॉर्ट करूं, थोड़ा सा शॉर्ट नाम होता है ना, जैसे जगिया को जैक्स कर दिया जाता है फॉरेन में। डेटर को डेट्स बोल सकता हूं मैं, डेट्स। ठीक है? डेटर को और कंसाइज वर्ड बना दूं तो डेट्स। डेट का मतलब होता है जो पैसा मुझे मिलना है, जो उधारी मेरे को मिलनी है, उसको डेट बोलते हैं। तो यानी डेट का मतलब होता है बेसिकली डेटर। DBTS, डेब्ट्स। 1 second. ठीक है? बी साइलेंट होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं डेट्स। कुछ कुछ कंट्रीज एक्सेंट में उसको डेब्ट्स भी बोलता है। जैसे हम लोग बोलते हैं डेटर, कुछ लोग उसको डेप्टर भी बोलता है। वो डिपेंड्स अपॉन एक्सेंट ऑफ द इंग्लिश। ठीक है? उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये ध्यान रखना डेब्ट्स का मतलब होता है डेटर। तो अब बताओ बैड डेट्स का मतलब क्या हो गया? गंदा। बैड का मतलब गंदा। हम हमारे बिजनेस में किसको गंदा बोलेगा? जो हमारा पैसा नहीं चुका रहा है उसी को तो गंदा आदमी बोले। कैसा गंदा आदमी, मेरा पैसा ही नहीं दे रहा है ना? सुगला आदमी है, कितना फोन कर लिया, तगादा कर लिया, पैसा ही नहीं दे रहा है, राइट? उसी को तो बैड बोलेगा ना। बैड मतलब गंदा। गंदा मतलब वो होता है बिजनेस में गंदा, मतलब गंदा का मतलब वो नहीं नहाया नहीं है, कपड़ा अच्छा नहीं पहनता, वो गंदा नहीं, या फिर मैनिक्योर पेडिक्योर टाइम पे नहीं करवाता, वो वाला गंदा नहीं। मतलब हमें तो पैसे के सेंस में जो मेरा पैसा नहीं चुकाएगा मेरे लिए वो गंदा इंसान है, बुरा आदमी है। तो बैड मतलब वो आदमी जो मेरे को पैसा नहीं चुका रहा। तो बैड डेट्स मतलब वो डेटर जिन्होंने मेरा पैसा चुकाने से मना कर दिया, डूब गया पैसा। जब बिजनेस में आपका पैसा डूब जाता है किसी डेटर का, उसको हम लोग बोलता है बैड डेट्स। इट इज द अमाउंट which is irrecoverable from debtor is known as bad debts. The amount which is irrecoverable from debtor is known as bad debts. क्लियर है ये चीज? दिमाग में रहेगा बैड डेट्स। तो एक बात बताओ, बैड डेट बिजनेस के 4 पिलर है, कौन से? यस, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी। बस यही 4 पिलर पे मेरा धंधा खड़ा है, इसी के चारों तरफ हमारा अकाउंटिंग है। ठीक है? तो बताओ बैड डेट बिजनेस के लिए कौन सा पिलर है? लायबिलिटी क्या होता है? जिसने लायबिलिटी बोला
वो मुझे बताओ लाइबिलिटी का मीनिंग क्या था। पहले मुझे वो बताओ, वो स्टूडेंट्स बताओ जिसने इसको लाइबिलिटी बोला, लाइबिलिटी का मीनिंग क्या था। क्योंकि देखो कोई दिक्कत नहीं, लाइबिलिटी निकला मुंह से निकला, अब मुझे लाइबिलिटी का पहले मीनिंग बताओ। जो हमें पे करना पड़ेगा, क्या ये पैसा हमें पे करना है क्या? हम लोग को मिलना था ना, तो हमें पे तो करना ही नहीं था। पहला बात तो ये लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब किसी ने मुझे एसेट बोला, एसेट क्यों? एसेट का मतलब क्या होता है? जो पैसा मुझे मिलेगा, यहां मिलेगा क्या? ये क्या लिखा, ये क्या है? इरिकवरेबल, मिलेगा ही नहीं, तो एसेट किस चीज का? तो क्या है मेरा? एक तरह से खर्चा, मतलब लॉस। एक्सपेंस बोलो या लॉस बोलो, बात एक ही है, बिकॉज एक्सपेंस इज इक्विवेलेंट टू लॉस। एक्सपेंस मेरे प्रॉफिट को कम करता है, तो ये भी मेरे लिए क्या है? नुकसान हो गया पैसा, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो बैड डेट इज अ लॉस फॉर द फर्म। क्लियर है? इट इज अ लॉस फॉर द एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस का मतलब धंधा, ठीक है। फर्म, धंधा, बिजनेसमैन, सबको क्लियर है बैड डेट्स क्या है? बैड डेट्स रिकवर्ड। अब ये क्या है? ये क्या है? हाँ, यस, जो इरिकवरेबल हमने समझा था कि ये तो गंदा आदमी है, पैसा नहीं देगा, देने का नियत ही नहीं है इसका, डूब गया। हमने धंधे में मान भी लिया था, डूब गया। ऐसे बहुत से दोस्त होते हैं हमारी जिंदगी में, जब कभी कभी हम साथ जाते हैं, बाहर जाते हैं, और वो बोलता है कि आज तो हम पैसा नहीं लिया, एक बार का दे दो। 2-3 बार 4 बार बोलने का जो उसका नियत है ही नहीं, वो हमेशा यही बोलते यार अभी नहीं है, नहीं है, मतलब उसका नियत नहीं है, नहीं देगा वो। और हम लोग मन ही मन मान लेते, जा मत दे तू, गया, हम समझ लिया कि हम तुम्हारे लिए खर्चा कर लिया, गरीब को दान दे दिया, ठीक है। ये सोच लिया अपन, यानी दिमाग में हम सोच चुके कि वो पैसा मेरा डूब गया, नुकसान हो गया। क्लियर है? अब वो तो बेचारा मन से भला मानुस था, उसकी लाइफ की परिस्थिति ऐसी थी, पोजीशन ऐसा था that he or she was not able to repay your amount. बिजनेस धंधा नहीं चल रहा था, पैसा नहीं था, बट उसकी नीयत में खोट नहीं था। पैसा होता तो वो शायद चुका भी देता, राइट? तो नहीं दे पाया कुछ सर्टेन रीजंस की वजह से, तो हमने उसको डूबा हुआ मान लिया। अब अचानक से श्री कृष्ण जी उसके सपने में आए, बोले नहीं बाबू, ऐसे नहीं करते वत्स, जब तुम इस धरती में आए हो तो तुम्हें पुण्य करना है, तो जा उसको उसके पैसे चुका के आ जा। बोलते बाबा पैसे ही नहीं है। कमाया ना, अभी तू देख तेरे गुल्लक में पड़े पैसे, तो तेरे पास है तो तेरे को देना चाहिए जिससे लिया है। तो ठीक है बाबा जी। और वो इतना भला मानुस, सवेरे सवेरे नहा धो के कुर्ता पैजामा पहन के, सबसे पहले तुम्हारे पास याद है दुकान में, भैया आपका एक पुराना पैसा था 10,000 रुपए, रख लीजिए। उस दिन तुम्हारे मन में क्या फीलिंग आता है? मन उदास होता है या खुश? लॉटरी लग गया वाला फीलिंग आता है ना, साला जो पैसा सोचा था डूब गया, वो पैसा मिल गया। स्टाफ को बोलता है जाओ मिठाई लेके आओ, आज तुम लोग चाय के साथ मिठाई भी खाओ, खाली चाय टेंशन नहीं है, मिठाई भी खाओ। मतलब एक तरह से तुम्हारा लॉटरी, लॉटरी इज एन इनकम टाइप ही ना। तो जो डूबा हुआ पैसा तुम्हें मिल गया, वो क्या है तुम्हारे लिए? इनकम हुआ ना, इट्स अ प्रॉफिट फॉर यू। क्लियर है? आई बात समझ में? तो बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होता है? वो पैसा जो हमने इरिकवरेबल मान लिया था, बट हमें वापस मिल जाए, ठीक है, उसको बोलता है बैड डेट्स रिकवर्ड। द अमाउंट which was earlier treated as bad debts but now recovered। पहले हमने बैड डेट मान लिया था, बट अब वो अचानक से श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से पैसा आ गया हमारे पास में,
तो वो क्या है, इज नोन एज बैड डेट्स रिकवर्ड, द अमाउंट विच अर्लियर ट्रीटेड एज, या फिर विच वाज अर्लियर treated as bad debts but now recovered is known as bad debts recovered. तो ये धंधे के लिए क्या है, 4 पिलर में से कौन सा पिलर है, इनकम, प्रॉफिट. इट इज अ प्रॉफिट फॉर द enterprises. समझ में आया, क्लियर ये चीज. ट्रेड रिसीवेबल्स कौन होता है, डेटर कौन होता है, to whom we sell goods on credit. क्लियर है. ट्रेड पेबल्स कौन होता है, from whom we purchase or buy goods on credit. सेल्स बुक क्यों बनाता है अपन, yes, to record credit sale of goods. डेटर को कहाँ रिकॉर्ड करेगा, टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, उसके लिए हम लोग बनाता है सेल्स बुक. परचेज बुक क्यों बनाता है, टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स. ठीक है, तो हम लोग का डेफिनेशन रिकॉर्डिंग में जर्नल और सब्सिडियरी क्लियर है. फिर क्लासीफाई में अपन क्या बनाएगा, लेजर्स. ठीक है, वो बाद में बनाए. उसके बाद समराइज में ट्रायल बैलेंस, एनालाइजिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एनालाइजिंग लेवल पे क्या बनाओगे आप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. क्लास 11 में ये 3 भी याद रखोगे तो चलेगा. ठीक है. ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाता है, भूल गया, वो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए ना, ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस. मैंने बोला है हमेशा देखो कुछ याद रखना लॉजिक से. ट्रेडिंग, नाम को याद रखो. ट्रेड, ट्रेड क्या करते हैं हम लोग बिजनेस में, गुड्स को खरीदना और बेचना, यही तो, इसी को तो ट्रेड बोलते हैं, राइट. तो ट्रेडिंग मतलब गुड्स को खरीदना और बेचने से जो आपको फायदा हुआ है उसके लिए हम लोग बनाता है ट्रेडिंग अकाउंट. क्लियर है. ट्रेडिंग अकाउंट से क्या पता चलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. क्लियर है. उसके बाद पीएनएल अकाउंट क्यों बनाता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस. क्लियर है ये चीज. देन फिर हम लोग क्या बनाता है, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या, पोजीशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज. क्लियर है. एसेट किस तरफ लिखते हैं हम लोग बैलेंस शीट का, राइट साइड, और लायबिलिटीज लेफ्ट साइड. बैलेंस शीट कौन से फॉर्म में होता है, कौन से शेप में बैलेंस शीट बनता है, इट इज एन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. देखो वर्टिकल होता है ऐसे सीधा, वर्टिकल बोलते हैं हम लोग इसको, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं हम इसको. तो बताओ बैलेंस शीट कौन से शेप में बनता है, थपड़ा ही देगा, हॉरिजॉन्टल. 2 साइड होता है उसका, राइट साइड और लेफ्ट साइड. बट वर्टिकल में 2 साइड होगा कहां से, वो तो सीधा सीधा चलेगा, राइट. जहां पे 2 साइड होता है, ये एसेट साइड और ये लायबिलिटी साइड, दिस इज हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल भी तो यहाँ पे ऐसे बीच से, तो तुमने उसको हॉरिजॉन्टल कर दिया. वर्टिकल मतलब सीधा, सीधा ही चलेगा. वर्टिकल भी बनता है बट वो कंपनीज के केस में क्लास 12 में सीखेगा. तो अभी जो मेरा बैलेंस शीट बनता है क्लास 11 में, वो कौन सा शेप है, हॉरिजॉन्टल, और ये होता है टी शेप. कौन सा शेप ले लिया इसने, तो सारा टी शेप में ही होगा. जो कुछ भी अपन सीखेगा टी शेप अकाउंटिंग सीखेगा. क्लियर है. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला काम हो गया था. अकाउंटिंग साइकिल क्या था,
ट्रांजैक्शन उसके बाद जर्नल जर्नल और सब्सिडियरी, फिर लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, कम्युनिकेशन, फिर जर्नल, फिर चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। क्लियर है ये चीज? यूजर्स ऑफ अकाउंट्स कौन था अपना? इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल में ऑनर्स एंड एक्सटर्नल में ठीक है, वेरी गुड। एक पढ़ा था हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्या है वो? सर्विस इसका यूज करिए बट Yes, expense is related to my this year, but payment will be made in next year. हम लोग सर्विसेज ले चुका है, पैसा अगला साल देगा, उसको हम लोग बोलता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। एडवांस इनकम क्या था? पहले ही पैसा मिल चुका है, सर्विसेज नेक्स्ट ईयर में देगा, ठीक है। एडवांस इनकम एसेट है या लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी है, क्योंकि काम करके देना पड़ेगा। मैंने लॉजिक बताया था कि कभी भी कंफ्यूजन हो कि एसेट है या लाइबिलिटी, तो ये सोचना फ्यूचर में आएगा या जाएगा। ये फ्यूचर में कुछ भी जाना है, चाहे पैसा जाना है चाहे सर्विस जाना है, तो लाइबिलिटी, और फ्यूचर में आना है तो एसेट होगा। क्लियर है ये चीज? फिर आपने दो तरह का एसेट पढ़ा था, एक होता है टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। टेंजिबल क्या था? जिसको अपन देख सकता है, टच कर सकता है, वो हो गया मेरा टेंजिबल। और जिसको अपन नहीं देख सकता, टच नहीं कर सकता, जस्ट फील कर सकता, वो है इनटेंजिबल। गिव मी द एग्जांपल ऑफ इनटेंजिबल एसेट। गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ठीक है। नॉलेज मतलब नो हाउ, वो सारा हो गया मेरा इंटेंजिबल एसेट्स का। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स इज नोन एज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, हाँ, नहीं टेंजिबल बोला। कोई बात नहीं, मारने का नहीं, उसको मारेगा थोड़ी ना, कर जाता है कभी कभी गलती से। हाँ कोई बात नहीं, होता है गलती, इसमें क्या है। चाकू वाकू तो नहीं लाया ना? पहले गलती क्या, एक उंगली गया तेरा। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट, अमोर्टाइजेशन। क्लियर है? डिस्काउंट दो तरह का है, ट्रेड और कैश डिस्काउंट, ठीक है। कैश डिस्काउंट का अकाउंटिंग नहीं होता, ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटिंग होता है। उल्टा बोला मैंने, ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटिंग नहीं होता, कैश डिस्काउंट का अकाउंटिंग होता है। कैश डिस्काउंट एक तरह का है और ट्रेड डिस्काउंट दो तरह का है। कैश का दो तरीका है और ट्रेड एक ही होता है। तो कैश डिस्काउंट दो तरीका कौन सा है? अरे एक में अपन देता है और एक अपन को मिलता है। तो अपन दे रहे हैं तो हाँ, देख के बोलो, बहुत बढ़िया। डिस्काउंट अलाउड। तुमको क्या लगा कि हमारा नजर नहीं जाता है? आंख और कान और दिमाग सब तेज है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। डिस्काउंट अलाउ बिजनेस के लिए एक्सपेंस है या इनकम है? एक्सपेंस क्योंकि अपन डिस्काउंट दे रहे हैं, और डिस्काउंट रिसीव इनकम है क्योंकि वो अपने को मिल रहा है। क्लियर है ये चीज? अब बैलेंस शीट हमेशा मैच क्यों करता है? बिकॉज ऑफ डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। बैलेंस शीट क्यों मैच होता है? बिकॉज ऑफ डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। डुअल एस्पेक्ट ही तो बोलते हैं ना, इफ समथिंग इज डेबिटेड देन अदर नीड्स टू बी, बिकॉज ऑफ विच आवर अकाउंटिंग इक्वेशन स्टैंड्स ट्रू। और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसका मतलब बिजनेस में कुछ भी हो, आपका बैलेंस शीट तो मैच करेगा ही करेगा। क्लियर है? स्टॉक का मतलब क्या था? गुड्स, पक्का गुड्स, ओनली गुड्स, श्योर। वर्ड का नाम चेंज नहीं करने का मन है तुम लोग को? स्टॉक तो मैंने पूछा, स्टॉक मतलब तुम लोगों ने बोला गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, पक्का। फिनिश्ड गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर।
बिकॉज स्टॉक बहुत सा चीज का हो सकता है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हुआ तो स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस भी तो हो सकता है, क्लियर है, एंड स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लियर है ये वाला चीज। सो यहां तक तो मोटा मोटी तुम लोग को क्लियर है। ठीक है, आओ प्रिंसिपल्स कितना कर लिया हमने, डुअल एस्पेक्ट कर लिया हमने, बिजनेस एंटिटी हो गया, हिस्टोरिकल कॉस्ट, और किया है। अरे एक बहुत इंपॉर्टेंट किया जिससे हमारा लाइफ चल रहा है, अक्रूवल नहीं किया। लॉटरी वाला एग्जांपल कहाँ गया वो प्रिंसिपल कि लॉटरी खरीदा है पार्टी आज नहीं देगा। प्रूडेंस कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। तो बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस क्लोजिंग स्टॉक किस पे वैल्यू होता है, कंपनी में, किसका कंपनी में, जो भी मार्केट में कंपनी होता है, कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर, दैट इज बिकॉज ऑफ प्रूडेंस कंसेप्ट, क्लियर है। फिर गोइंग कंसर्न हो गया था अपना, कंसिस्टेंसी हो गया, बिजनेस एंटिटी हो गया, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, ये सारा हो गया अपना। एक देखो और एक assumption है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल बेसिस, ठीक है। आज हम लोग सीखता है कि अकाउंटिंग कैसे कैसे हो सकता है। मैं कुछ कुछ कवर करूंगा, ठीक है, चलते चलते थ्योरी बीच में कवर कर लूंगा आपका, बट धीरे धीरे आगे भी लेके जा रहा हूं। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, नहीं इसी में करा रहा हूं, इसी में करा रहा हूं मैं। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बेसिकली पता है दो बेसिस होता है, एक होता है कैश बेसिस और एक होता है एक्रूअल बेसिस। प्रेजेंटली नॉट इन यूज्ड, आजकल इसको कोई फॉलो नहीं करता है। all businesses follow, all business follow this basis of accounting। सब कोई एक्रूअल बेसिस से ही करता है। प्रेजेंटली नॉट इन यूज्ड, but was suitable for professionals। पहले भी जब ये था तब कौन फॉलो करता था, प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स बोले तो डॉक्टर्स, सीए, लॉयर्स एक्सेट्रा, इंजीनियर्स वगैरह जो भी। कितना साल पहले सर? हाँ समय हो गया अब तो बहुत, जब से उधारी बढ़ने लगी तब से इस अकाउंटिंग का काम भी नहीं आने लगा। देखो सपोज, लेट्स से सपोज मैं बोलूं अपना बैच का 60 स्टूडेंट है, ठीक है, पर स्टूडेंट लेट्स से सपोज आई चार्ज 15K, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर क्लास 11 जब पूरा खत्म किया या जब करूंगा, इसमें से मेरे को 50 बच्चा लोग फीस दे दिया पेड, और जो 10 है ना
उन्होंने बोला कि 12th के साथ ही दे देगा। व्हाट इज द इनकम ऑफ माइन ड्यूरिंग द करंट ईयर? इस ईयर का 60 इंटू 15,000 करेगा या 50 स्टूडेंट इंटू 15,000 करेगा? यस, है तो इसी ईयर का, मिलेगा नेक्स्ट ईयर, कमाया तो मैंने इसी ईयर है, यही बोलता है अक्रूवल बेसिस। बट यही मैं आपसे बोलता, टेल मी द इनकम एज पर कैश बेसिस, 50 इंटू 15,000। बिकॉज कैश बेसिस में क्या होता है, एक्चुअल पैसा जब आता है तभी अपन इनकम मानता है, इररेस्पेक्टिव वो कौन से ईयर का है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे 2 साल बाद का पैसा भी आज मिलेगा ना, तो मैं करंट ईयर का इनकम मान लूंगा। इफ 2 साल पुराना पैसा मुझे आज मिलेगा तो मैं आज ही इनकम मानूंगा उसको करंट ईयर में। दैट इज कैश बेसिस। कैश बेसिस में क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता ही नहीं है, रिकॉर्ड ही नहीं करते, इसीलिए से प्रोफेशनल्स लोग फॉलो करते थे। बिकॉज प्रोफेशन में इतनी उधारी नहीं होती थी। जैसे तुम क्या किया, तुमको बहुत हैवी फीवर है, डॉक्टर को दिखाने गया, डॉक्टर का फीस है 500 रुपए, डॉक्टर साहब अगला बार बीमार पड़ेगा आएगा तो दे देगा ना, या खाता में लिख लो, नहीं होता है ना, तो क्या होता है, तुरंत पे करना होता है। तो डॉक्टर, और यदि कोई कस्टमर बाय चांस नहीं कस्टमर नहीं सॉरी पेशेंट यदि बाय चांस नहीं पे करके गया, तो डॉक्टर क्या सोचता है, शायद ही आएगा, जब आएगा उसी दिन हम अपना इनकम मानेगा, राइट। तो प्रोफेशनल्स लोग क्या होता था, पहले कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता था, बट अब तो उन लोग भी नहीं करते, कि उनके धंधे में भी उधारी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, पहले जैसे टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, ये इनका उधारी का कोई काम ही नहीं है, सर्विस दिया पैसा तुरंत। बट अब तो क्या होता है, पैसा तुरंत मिलता नहीं है, कभी कभी 1 साल चला जाता है। हाँ, बड़ा बड़ा यदि ट्रांजेक्शन है तो डॉक्टर्स को भी, तो सर्जन वगैरह को एक साथ में फीस नहीं मिलता है। हाँ, तो उनका भी क्रेडिट का ट्रांजेक्शन होने लग गया है। सो बेसिकली अब सब कोई क्या फॉलो करता है, एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये मेरा फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन भी है कि कोई भी बिजनेसमैन यदि बिजनेस कर रहा है तो वो कौन सा अकाउंटिंग फॉलो कर रहा है, एक्रूवल बेसिस, कैश बेसिस नहीं फॉलो कर रहा। क्लियर है? तो मेजर डिस्टिंग्विश क्या है, कैश बेसिस के अंदर कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता ही नहीं है, whereas accrual basis records both cash and credit transaction। क्लियर है? इफ सोचो मेरे को क्या हुआ, 60 बच्चा था, ठीक है, उसमें से 10 बच्चों ने क्या किया, 12th का फीस भी 11 में दे दिया, बोले सर देना ही है, रजिस्ट्रेशन कर के नक्की करता है, खत्म कहानी। तो बताओ वो जो 10 स्टूडेंट जिन्होंने मुझे नेक्स्ट ईयर का फीस दिया है, क्या मैं उससे करंट ईयर का इनकम मानूंगा क्या? नेक्स्ट ईयर का यस, कैश बेसिस में मान लेगा, बट एक्रूअल बेसिस में, यानी एक्रूअल बेसिस में सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम को कंसीडर करते हैं हम लोग। एक्रूअल बेसिस में, एक्रूअल बेसिस में सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंस को मानते हैं हम लोग। बाकी तो मेरे लिए क्या हो गया, नेक्स्ट ईयर का तो नहीं मानेगा ना करंट ईयर में। वेयरएज कैश बेसिस में क्या होता है, इररेस्पेक्टिव कौन सा ईयर का है। क्लियर है ये चीज? डिस्टिंग्विश लिखना चालू करना। कभी कभी आपके स्कूल वाले पूछ लिया करते हैं, एंड पूछो चाहे नहीं पूछो, हायर लेवल में भी काम आएगा, कभी ना कभी तो आएगा। एक तरफ कैश बेसिस है और एक तरफ एक्रूअल बेसिस। बताओ पहला पॉइंट अपन क्या लिख सकता है, कैश बेसिस में क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होता। अंडर दिस we record only cash transactions of the business। कैश बेसिस में क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। वेयरएज एक्रूअल में क्या करता है,
both cash and credit. Yes. Under this, we record both cash and credit transactions. फिर सर कैश बेसिस करंट ईयर का होता है और जैसे आपका कभी भी अगला साल का भी हो सकता है। उल्टा बोल दिया क्या? कैश बेसिस पे हम लोग ईयर्स चेक ही नहीं करता है कि पैसा कौन सा ईयर का है, वेयर एज एक्रूअल बेसिस में सिर्फ करंट ईयर का इनकम और एक्सपेंसेस हम लोग शो करता है। अंडर कैश बेसिस, अंडर दिस segregation into accounting years is not made। अलग अलग करता ही नहीं है कौन से साल का है। Under this only current year income and expense are considered to calculate profit of the business। सिर्फ करंट ईयर का इनकम और एक्सपेंस ही लेते हैं हम लोग। अब यदि 10 स्टूडेंट कोई मेरे को नेक्स्ट ईयर का फीस दे देगा तो हम उसको करंट ईयर का इनकम थोड़ी मानेगा। जब करंट ईयर का इनकम ही नहीं मानेगा तो मेरे प्रॉफिट में काउंट भी नहीं हो रहा है। क्लियर है? वो बाद में लिखे हैं प्रॉफिट। कौन सा? जो प्रॉफिट जो नेक्स्ट वो नेक्स्ट ईयर में काउंट कर लूंगा मैं इनकम में। इट इज सुटेबल फॉर किसके लिए? प्रोफेशनल्स it is suitable for all other business concern। जितना भी बिजनेस कंसर्न है उसके लिए सुटेबल है। एक पॉइंट लिख रहा हूं, ठीक है, उसको मैं समझाऊंगा, बस एक बार लिखना मेरे साथ। कंसर्न no differentiation या फिर no distinguish is done, no distinguish is done for capital and revenue nature ट्रांजैक्शन। अभी अपन टच कर लेगा इस पॉइंट को कि क्या होता है कैपिटल और क्या होता है रेवेन्यू। Revenue nature, capital and revenue nature transaction. No distinguish is done for capital and revenue nature transaction. Under this, revenue transactions are considered for calculation of
प्रॉफिट और लॉस, whereas capital transactions are shown in balance sheet. क्लियर है? लास्ट पॉइंट क्लियर नहीं है? ट्रांजैक्शंस, हाँ, in a business are of basically two types. दो तरह का ट्रांजैक्शन होता है, एक कैपिटल नेचर का और एक रेवेन्यू नेचर का। Transactions in a business are of basically two types. एक कैपिटल नेचर और एक रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू में जो कमाया है ना, हाँ, रेवेन्यू मतलब यस, जो कमाया, राइट। अब देखो कैपिटल नेचर क्या होता है। कैपिटल का मतलब समझा था हमने, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इनटू बिजनेस। तो क्या ये डेली लगाता है क्या बिजनेसमैन धंधे में? एक बार ये जरूरी नहीं है एक बार, जब जरूरत होगा बिजनेस को तब पैसा लगाएगा ना। बट ये थोड़ी ना है आज लगाया कल भी गया बिजनेस में और पैसा, और ऐसा थोड़ी ना होता है। बट वंस इन अ ब्लू मून ही होता है ना, साल में एक बार, 2 साल, 5 साल, 10 साल में एक बार इन्वेस्ट करता है वो, राइट। जैसे जैसे बिजनेस को रिक्वायरमेंट होता है, यानी कैपिटल नेचर, यानी इसी टाइप की कुछ ट्रांजेक्शन जो बिजनेस में कभी कभी होते हैं, तो वही हो गया ना कैपिटल नेचर का। रेवेन्यू बेसिकली जिसके लिए अपन काम कर रहे हैं, कमाने के लिए, तो कमाने के लिए हम लोग दिन रात एक जैसा ही काम करते हैं। डेली गुड सेल करना है, परचेज करना है, कुछ ट्रांजेक्शन डेली करोगे तभी तो कमाई होगा। तो यानी जो ट्रांजेक्शन हम रेगुलर करते हैं वो मेरा रेवेन्यू नेचर है, और जो ट्रांजेक्शन कभी कभी हम करते हैं, जो ट्रांजेक्शन हम कभी कभी होता है बिजनेस में, उसको हम लोग कैपिटल नेचर का बोलते हैं। यानी कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन कौन, विच आर ट्रांजेक्शंस which are non-recurring in nature। नॉन रेकरिंग का मतलब कभी कभी होता है। नॉन रेकरिंग का मतलब कभी कभी होता है। ट्रांजैक्शंस which are recurring in nature, मतलब ये तो होना ही है, इसके बिना धंधा चल नहीं सकता, उसको अपन बोलता है रेकरिंग ट्रांजैक्शन। बार-बार ऐसे करते हैं, रिपीटेड ही होता है, बार-बार हाँ, बार-बार डालते हैं सब। नहीं, जैसे कि गुड सेल करना इज अ रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन। सेल ऑफ गुड्स जब ऊपर नीचे होता है, हाँ, मतलब रेगुलरली बिजनेस में जो होता है
जैसे कि तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट करना, रेंट पे करना इज अ रेवेन्यू नेचर, क्योंकि वो रेगुलरली पे करना पड़ेगा हर महीना हर साल का, राइट। बट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट क्या है? एसी, फर्नीचर, मशीनरी, ठीक है। तो क्या इसको डेली खरीदता है क्या? तो ये क्या हो गया? कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन। क्लियर है? हाँ, 2 साल 3 साल 5 साल, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द बिजनेस। क्लियर है? एक सेकंड, हेलो, ठीक है। तो कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन कौन सा होगा बिजनेस का? जो कभी कभी होता है, जो नॉन रेकरिंग इन नेचर है। एग्जाम्पल, परचेज ऑफ एसेट, और इधर अपन एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? सेल्स ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ रेंट, सैलरी, एक्सेट्रा। यानी जो जिसके बिना धंधा चल ही नहीं सकता है, वो हो गया रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन। और जो कभी कभी है, जो मेरे धंधे को स्पीड बढ़ाएगा या फिर धंधे का मेरा अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा, वो हो गया कैपिटल नेचर। जैसे लोन लेना, लोन लेना रेवेन्यू नेचर है या कैपिटल नेचर? कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन। रेगुलरली थोड़ी लोन लेते हैं भाई, ले लिया आप 2 साल 3 साल तक यूज करेंगे, फिर और जरूरत पड़ेगी तो और ले लेगा। क्लियर है? तो अब देखो, ये तो समझ में आ गया कि क्या कैपिटल नेचर होता है और क्या रेवेन्यू नेचर होता है। अब इफ कैपिटल नेचर हो चाहे रेवेन्यू नेचर हो, मैंने सिखाया था कि ट्रांजैक्शन बिजनेस में दो ही चीज होता है, पैसा आता है जाता है, इनफ्लो और आउटफ्लो, ये दो ही चीज है। यानी एक तरफ मैं बोल सकता हूं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। तो दो चीज हो सकता है, एक हो सकता है कैपिटल रिसिप्ट्स, यदि मेरा रिसिप्ट्स है तो या तो वो मेरी कैपिटल रिसिप्ट, यानी कभी कभी वो पैसा आता है मेरे पास, या फिर मेरे पास रेगुलर आता है उस टाइप का पैसा, तो मैं उसको बोलूंगा रेवेन्यू रिसिप्ट। इफ मैं पेमेंट कर रहा हूं, कुछ पेमेंट होता है जो मैं कभी कभार करूंगा, उसको अपन बोलेगा कैपिटल पेमेंट। लेकिन जो अपन बिजनेस में रेगुलरली पे करते हैं, उसको अपन बोलेगा रेवेन्यू पेमेंट्स। ठीक है? कैपिटल रिसिप्ट्स यानी जो कभी कभी होता है, जैसे कि एग्जाम्पल, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। मालिक जब धंधे में पैसा लगाता है, वो भी तो बिजनेस के लिए तो रिसिप्ट ही है, बट वो तो कैपिटल है, रेगुलर थोड़ी होगा। बैंक लोन, ये भी तो बिजनेस के लिए तो रिसिप्ट ही है, पैसा आ रहा है, बट ये क्या है? कैपिटल इन नेचर है, क्योंकि कभी कभी होगा ये। रेवेन्यू रिसिप्ट्स, एग्जाम्पल सेल ऑफ गुड्स, गुड्स बेच के जो पैसा आ रहा है वो तो रेगुलर ही आएगा मेरे पास बिजनेस में। तो हमारे धंधे के 4 पिलर है। रिसिप्ट मतलब कौन सा, वो जो पैसा आना, रिसिप्ट मतलब आना, रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स। ठीक है? तो 4 पिलर में से बताओ कैपिटल रिसिप्ट्स कहां फिट बैठता है फिर? लाइबिलिटी है, बैंक लोन, कैपिटल, कैपिटल, ये सब तो लाइबिलिटी है ना बिजनेस के लिए। तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए?
हमेशा कैपिटल रिसिप्ट्स आर लाइबिलिटीज। हेलो, कोई भी कैपिटल रिसिप्ट्स फॉर्म के लिए क्या होगा? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। एंड वेयर इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स? इनकम, बिकॉज वो तो डेली होना है मेरा। क्लियर है? सिमिलरली कैपिटल पेमेंट्स होता है तुम्हारा, कैपिटल पेमेंट्स। तो इसमें पेमेंट ऑफ बैंक लोन आ जाएगा। एग्जाम्पल, हाँ वो आ सकता है। परचेज ऑफ एसेट, एसेट खरीद रहा है, पैसा तो जा रहा है ना, तो पेमेंट तो हो रहा है, लेकिन क्या रेगुलर होगा? क्या कभी कभी होगा। तो परचेज ऑफ एसेट्स यानी कोई भी कैपिटल पेमेंट अपन करता है बिजनेस के लिए, क्या है वो ना? एसेट क्रिएट होता है। अरे तुम बिल्डिंग खरीदा, गाड़ी खरीदा, ये सब क्या है? फर्म के लिए, बिजनेस के लिए तो एक एसेट आ गया ना। तो कोई भी कैपिटल पेमेंट विल क्रिएट एन एसेट फॉर द फर्म। क्लियर है? Where is revenue payment? Example, salary, rent, etc. ये सब क्या हो जाएगा? Yes, expense for the, हाँ रख लो रख लो, expense for the firm। समझ में आया? तो बिजनेस में बेसिकली रिसिप्ट्स दो तरह का ही है, या तो वो कैपिटल रिसिप्ट्स होगा या रेवेन्यू होगा। इफ कैपिटल रिसिप्ट्स है तो हम लोग के लिए लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटीज हम लोग कहाँ शो करता है? कौन क्या बनाता है? बैलेंस शीट। लाइबिलिटीज कहाँ शो करता है? बैलेंस शीट। और इनकम कहाँ जाती है? इनकम, इनकम्स, इनकम और एक्सपेंसेस कहाँ दिखाते हैं हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अरे वहीं से तो प्लस माइनस करके नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालेंगे। तो इनकम कहाँ जाता है मेरा? प्रॉफिट एंड लॉस। और लाइबिलिटी कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट। एसेट्स कहाँ दिखाओगे? बैलेंस शीट। और एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो यहाँ सेग्रीगेशन हो गया ना, यही कैश बेसिस होता ना। पैसा आया इनकम, पैसा गया एक्सपेंस, दिमाग ही नहीं लगाते थे उन लोग वहां पे। आया समझ में? तो ये है मेजरली डिफरेंस। तो जो मैंने पॉइंट नंबर 4 लिखा था यहाँ पे, शायद अभी आपको समझ में आया कि कैश बेसिस में ऐसा कोई सेग्रीगेशन ही नहीं है। कैपिटल रेवेन्यू बोल के तो पैसा आया इनकम, गया तो खर्चा। बट हम लोग एक्रूअल में क्या करते हैं? पैसा जब आता है तो पहले ये देखता है क्या ये मेरा रेगुलर वाला है या कभी कभी वाला है। इफ कभी कभी वाला है तो लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में जाएगा। और रेगुलर वाला है तो इनकम है, कहाँ जाएगा? पीएनएल में, प्रॉफिट एंड लॉस में। बेसिस पे प्रॉपर्टी सॉर्ट किया हुआ रहता है। हाँ, और कैश बेसिस में सॉर्ट दिमाग लगाता ही नहीं था। कैश, हाँ कैश बेसिस में दिमाग लगाता ही नहीं है। पैसा आया तो कमाई, गया तो खर्चा। क्लियर है? समझ में आया? तो आज थोड़ा और आगे बढ़ा हम लोग। नेक्स्ट क्लास में हम तुम लोग का रैपिड फायर वाइवा लेगा। अभी तक जितना किया है तो प्रॉपरली पढ़ के आना, मेरे को नहीं चाहिए कहीं पे भी अटके तुम लोग। हर एक टर्म्स क्लैरिटी के साथ देखो, मगअप नहीं करना है, लॉजिक्स को पकड़ना है। हर वर्ड्स का मीनिंग होता है, उस वर्ड्स का मीनिंग को कनेक्ट कर लो, लाइफ टाइम याद रहेगा, डेफिनेशन खुद से बना दोगे। क्लियर है? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।